Hi guys, how are you? I hope that you are fine. Today we are going to start a new video, and in this video we are going to discuss some repeated questions of engineering services. These questions are very repeatedly asked questions, so we are going to discuss those questions and some other important questions. These are going to be very important for the upcoming ESC examination. So let us start. So this is our first question. According to this question, which one of the following statement is correct? You have to say the correct statement. Firstly, the dynamic viscosity of water is nearly 50 times that of air. The kinetic viscosity of water is 30 times that of air. ये आपको पता ही होगा कि जो kinetic viscosity होती है, the kinetic viscosity of air is more than that of kinetic viscosity of air is more than that of 15 times than that of water. Water in soil is able to rise a considerable distance above the groundwater table due to viscosity. No, due to capillarity. Vapor pressure of a liquid is inversely proportional to the temperature. Vapor pressure of a liquid is directly proportional to the temperature. So the first statement is the correct statement. Dynamic viscosity of water is nearly 50 times that of air. It is a correct statement, and hope that you already know this that dynamic viscosity of water is nearly 50 times that of air. So going to the next question. Which of the following can be classified as non-Newtonian? Non-Newtonian हमें देखना है कौन इसमें से है. केरोसिन ऑयल ये तो न्यूटोनियन है. डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड भी नॉन न्यूटोनियन है. टूथपेस्ट भी नॉन न्यूटोनियन है. वाटर न्यूटोनियन है. तो हमें देखना है कि इसमें नॉन न्यूटोनियन है. तो डीजल एंड ह्यूमन ब्लड तो आपको पता ही है, डीजल ऑयल और ह्यूमन ब्लड. टूथपेस्ट नहीं. 3 और 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. 3 और 4 को बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ. क्या है को तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये द फॉलोइंग पोटेंशियल फंक्शन इन टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड रिप्रेजेंट्स रोटेशनल फ्लो. And the second statement is for the given function del u by del x plus del v by del y is equal to 0. तो चलो शुरू करते हैं. हम देखते हैं इनमें से कौन करेक्ट है. पहले इसने बोला है कि ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल फंक्शन. हम पहले देखते हैं कि ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है भी कि नहीं. तो उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि इसको अगर इसने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है, अदरवाइज ये नहीं है. तो जब हम इसको एक बार इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ क्या मिलेगा. यहाँ मिलेगा हमें 2x 4x माइनस 6y. दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो मतलब ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है ही नहीं. ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन नहीं है. तो पोटेंशियल फ्लो को तो हम रोटेशनल फ्लो भी कहते हैं, लेकिन जब ये यहाँ पे 0 के बराबर है ही नहीं, तो ना तो वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ये इसने सेटिस्फाई नहीं किया हमारा लाप्लास इक्वेशन. तो पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. ए इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉर द गिवन फंक्शन del u by del x प्लस del v by del y वो 0 के बराबर. देखते हैं. तो ये तो सीधी बात है. अब ये वाला करेक्ट होगा डी. देखते हैं फिर भी. आपको पहले को क्या करना है, आपको x के रेस्पेक्ट में करना है. तो ये आएगा 4x del u by del x 4x माइनस del v by del y दैट इज. आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले आपको u निकालना है, फिर v निकालनी है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. बिकॉज आपको क्या दी गई है, पोटेंशियल फंक्शन दी गई है. जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको वो x के रेस्पेक्ट में क्या देगा, उसी के रेस्पेक्ट में वो आपको वेलोसिटी कंपोनेंट देगा. अगर इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो इसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या देगा, उसी के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी देगा वो. तो यहाँ पे जो असर्शन रीजन में पहला ही आपको यहाँ पे जो पहला ही ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका पूरा मतलब ये है कि फिर आपको दूसरा जो है चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि वो एज इट इज हो जाता है. अगर हम चेक भी करेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट 6 इज नॉट इक्वल टू 6. उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. इनमें से हमारे पास कौन सा करेक्टली मैच है. पहला है piezometric head is the sum of datum head and pressure head. तो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. डायनामिक हेड इज द सम ऑफ datum head and velocity head. नो इट्स ऑल द velocity head. तो ये गलत हो जाता है, तो वहाँ 2 नहीं आएगा, यानी कि ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता,
ये भी नहीं आ सकता। तो कौन सा हमारे पास आंसर आएगा, वो सेकंड ही आएगा। तो चलते स्टेटमेंट की तरफ, क्या है कि सम ऑफ पिजोमेट्रिक हेड एंड डायनामिक हेड इज टोटल हेड, ये भी करेक्ट है। स्टैग्नेशन हेड सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड इज स्टैग्नेशन हेड। तो 1 3 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी है, अगर ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो तब प्रॉब्लम है। तो बहुत जल्दी में, क्योंकि कम टाइम है एग्जाम के लिए भी, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद की तो फुल ऑफ वाटर इन वास्ट हैंड बेसिन व्हेन इट्स बीइंग एम्पेडेड थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग एज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो आपको पता है, ये फ्री वोर्टेक्स का एग्जांपल है। उसके बाद क्या है कि in an airflow the velocity is measured by tube option is that the mass density of air is also given, the head difference between the vertical, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगभग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, वेलोसिटी आपको पता ही है कि वेलोसिटी is given by the root of 2gh and this head is given by x into the this specific gravity of fluid, this manometric fluid and the given fluid, that standard fluid, that is in case that is water, that is water. No, that is air actually here. No, water, that is water. And so third is as fluid minus water, that is -1. तो यहाँ पे आपको ये आपको लगाना है यहाँ पे कि if the airflow velocity is measured by a pewter tube, that is the mass density of air can be taken as this if the head difference in a vertical tube holding water is 12 mm, then the velocity of, हमें किसकी वेलोसिटी माने, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकंड, हमें एयर की वेलोसिटी लगानी है, एयर की वेलोसिटी हमें बोलनी है। तो यहाँ पे कितना दिया है इसने, यहाँ पे दिया है 12 mm, दैट इज 12 mm 10⁻³ mm में बोला है, मीटर में पूछा है हमने। तो यहाँ पे अगर हम वाटर की देखिए तो वो 1 ग्राम पर cc होती है, तो इसने लिखा है 1.2 kg, kg में इसको 10⁻³ करेंगे -1, फिर यहाँ पे इसमें वेलोसिटी इक्वेशन में पुट करना है, आपको 14 इसका आंसर आता है। आपको अब देखिएगा इसका 14 आंसर आता है। मैं उसको मुझे अप्रोच बनाते कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, डरना बिल्कुल भी नहीं है। या कोई करता है जल्दी में देख लेता है कि 12 mm दिया गया है, वो हेड को एज इट इज पुट कर देता है 12 में, फिर उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए समझ। उसके बाद एक आंसर फॉलोइंग फोर्स ऑन पाइप बेंड्स एंड ट्रांजिशन जेट प्रोपल्शन दिस वोर्टिक्स व्हिच आर द फॉलोइंग which of the above admit employing the moment of momentum equation, that is angular momentum equation. force on pipe bends, आप इसमें momentum equation लगती है, अगर तो आपको पता ही है। फिर jet propulsion इसमें लग सकती है angular momentum equation, flow velocity चल वहां भी लग सकती है, vortex flow में भी लगती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो 2 3 4 है। force on pipe bends इसका पता ही आपको, इसमें आपकी जो लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लगती है, फिर बचता है खाली ये वाला ऑप्शन 2 3 4, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नेग्लेक्ट भी करना है, ऑप्शन नेग्लेक्ट करने की बहुत ही एक ट्रिक है, इसमें आप कम से कम टाइम, क्योंकि बहुत ईएससी पेपर बहुत ही लेंथी पेपर होता है, इसमें आप तो टेक्निकल तो आसान ही होता है, उतना भी आसान नहीं, मतलब आसान ही होता है, लेकिन बहुत लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग, खुद की कैलकुलेटर नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप जितना भी आपको हो सके, आप जितना जल्दी इसका ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उतना आपका सही रहेगा। उसके बाद है कि लॉस ऑफ हेड एट सर्टेन कंट्रैक्शन या पाइप इज स्मॉलर देन दैट एट सर्टेन एक्सपेंशन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सर्टेन एक्सपेंशन से ज्यादा होता है। व्हेन द फ्लो कंट्रैक्ट्स, जब फ्लो कंट्रैक्ट होता है, इट टेंड्स टू बी बिकम रोटेशनल, ये गलत बात भाई, क्योंकि चाहे सर्टेन एक्सपेंशन हो या सर्टेन कंट्रैक्शन हो, इसमें डीएक्सेलरेशन की वजह से हेड लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका एक्सपेंशन है, सर्टेन एक्सपेंशन है, जैसे आप ये पाइप थी, फिर सर्टेन एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे जो वोर्टिसेस फॉर्म होती है, तो जितना एरिया ज्यादा है उतनी वोर्टिसेस ज्यादा फॉर्म होगी, और उतना जो आपका हेड लॉस ज्यादा हो जाएगा। और इसका मतलब ही है, जब ये फ्लो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बड़ी पाइप थी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वहां पे कम लॉस होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी वहां पे एडीज फॉर्म होगी, एडीज का मतलब ये होता है कि वो रोटेशनल ना कि रोटेशनल है, दैट मींस द करेक्ट स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रिजर्वर्स, यहाँ पे है आपके पास दी गई है, सिंपली आपको बोलना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 एंड Q3। ये सिंपली क्या बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Q1 आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से Q2 आ रहा है, यहाँ से Q3 आ रहा है, तो Q3 इज द समेशन ऑफ Q1 प्लस Q2, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3, या यहाँ से हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हम Q1, इसने लिखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3, हाँ ये सही है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q3, नो Q1 प्लस Q2 Q3 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि specific speed of a centrifugal pump is when a speed in RPM at which it works efficiently. No, specific centrifugal pump is that speed for which it will give us what, that is हम इसमें specific speed करेंगे तो ये आता है n रूट पी एच रेज़्ड पावर 3/4। तो ये ऐसी स्पीड होती है जिसमें आपका 1 किलोवाट पावर आपको जनरेट हो एट द हेड ऑफ 1 मीटर। तो उस टाइम पे आपका क्या होता है कि वो होता है आपकी स्पेसिफिक स्पीड, और वो डिस्चार्ज के लिए टरबाइन के लिए डिफाइन है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर दूसरा आपको चेक ही नहीं करना, जब आपको श्योरिटी हो गई कि कोई स्टेटमेंट सही है, फिर भी क्या लिखा है, स्पेसिफिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंप्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेस फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, बिल्कुल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एज द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। एग्जैक्टली। उसके बाद बोला गया है कि टू इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में दिया गया है इनको टू ए कॉमन डिलीवरी पाइप ऑफ सिस्टम। द पंप कर्व ऑफ ईच ऑफ द पंप्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एच दिस, where h is the head of the pump and q is the discharge. The head loss equation when two such fully similar pumps jointly deliver the same discharge will be। आपको हेड की इक्वेशन बतानी है। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जो हमारे पास जब हमारे पास सीरीज में होता है, सीरीज में कोई भी चीज होती है कनेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि अगर कोई पाइप है यहाँ से पैरेलल में ही डिवाइड हो गया, यानी कि डिस्चार्ज यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, लेकिन यहाँ पे हेड लॉस सेम होता है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल ट्रांसड्यूसर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कॉमन डिलीवरी पाइप ऑफ a system. The pump curve of each of the five is represented by this. At a manometric head and Q is the discharge of the pump, the head loss equation when to such fully, तो head loss equation सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हेड तो सेम ही होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हेड में कोई डिफरेंस चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका डिस्चार्ज डिवाइड होगा। द गिवन फिगर शोज a subcritical open channel flow expansion in the figure of rectangle cross section with respect to the water level in the flume A in the figure, water level in the expansion BC। यहाँ पे जो एक्सपेंशन हुआ है क्या होगा इसमें से, देखो यहाँ पे आपका सब क्रिटिकल फ्लो जिसने बोला है कि सब क्रिटिकल फ्लो में अगर ये है आपके पास, अगर ये आपकी लाइन क्रिटिकल फ्लो की लाइन अगर ये आपकी होती है डिस्चार्ज यहाँ पे डिस्चार्ज कर्व होती है, और ये जो डिस्चार्ज यहाँ पे कर्व जो राइट साइड की तरफ हमारा डिस्चार्ज क्या होता है कि इंक्रीज होता जाता है, यानी कि दिस Q2 इज ग्रेटर देन Q1, दिस Q2 इज ग्रेटर देन Q1, सेम ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या बोला है इसने कि इसने बोला है कि आपका क्या होगा वाटर लेवल इन द एक्सपेंशन बीसी में क्या होगा। देखो यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे विड्थ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे विड्थ बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे Q दैट इज इक्वल टू Q1 by B1, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू Q2 by B2। यहाँ पे Q1 क्या होगा, जो पहला डिस्चार्ज होगा Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्योंकि यहाँ पे विड्थ बहुत कम है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है ना। जब Q1 Q2 से ज्यादा है, उसके बाद क्या बोला इसने, तो Q1 Q2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास Q1 था, ये हमारे पास Q2 था, ज्यादा कौन है, ज्यादा Q1 है, ये दैट इज ये Q1 है, ये Q2 है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो विड्थ है यहाँ से, ये विड्थ कौन है, ये वाली विड्थ, यानी कि ये वाली विड्थ जहाँ पे आपका एक्सपेंशन है, जहाँ पे आपका एक्सपेंशन है वो वाली विड्थ ज्यादा है, ये y2 है ज्यादा ग्रेटर देन ऑफ y1। तो यहाँ पे y2 यानी कि इस सेक्शन की विड्थ ये होगी, डेप्थ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन बीसी पे क्या होगा, यहाँ पे राइज होगा, राइज होगा, क्योंकि फॉल नहीं होगा। फॉल उसमें होता था जब आपका क्या होता था, आपका विड्थ कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहाँ इसने क्वेश्चन ही अपोजिट पूछा है, इसने बोला कि विड्थ को एक्सपेंड करना है, आपको इस तरीके से सोचना है, विड्थ उसको एक्सपेंड करना है। क्या होता है कि सिंपली ये होती है कर्व हमारे पास, एक ऐसी कर्व होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास क्या है कि Q1 ज्यादा है, तो Q1 डिस्चार्ज वाली कर्व, जो डिस्चार्ज वाली कर्व ज्यादा है वो वाली ये कर्व है, ये सेकंड वाली कर्व है, यहाँ पे डिस्चार्ज कम है, यानी कि ये बड़ा वाला सेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, y2 इज ग्रेटर देन, इसको भी आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसी कर्व पे भी आप देख सकते हो कि ये हमारा क्रिटिकल होता है, इसके ऊपर सब क्रिटिकल है, उसके तरीके से आप इनको विड्थ होगी y1 y2, उसके हिसाब से आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर सही मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्यों, दैट इज द राइज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंसीडर फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन अराइविंग एट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि
अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है क्या करना होगा, हमारे पास एक फ्लड हाइड्रोग्राफ है, उसको क्या करना होगा, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसको हम माइनस करेंगे बेस फ्लो, तो हमारे पास एक ड्राई यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। ड्राई यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा हमारे पास, जिसकी कुछ क्या होगा कि उसकी कुछ होगी कुछ डेप्थ होगी x सेंटीमीटर। उसके बाद एस्टिमेटिंग द सरफेस वॉल्यूम, एक्चुअली वैस एग्जैक्टली इन वॉल्यूम, आप उसको वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करोगे यानी एस्टिमेट करोगे, उसके बाद उसको डेप्थ में करोगे कि उसकी कितनी डेप्थ किस सेंटीमीटर का वो ये करेगा हमारे पास। डिवाइडिंग सरफेस रन ऑफ कोऑर्डिनेट बाय डेप्थ, आपने किया जो सरफेस ड्राई DRH है उसको आपने उस डेप्थ के साथ डिवाइड करके आपको UH यानी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा। अगर आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना होगा, आप उसको अपोजिट प्रोसेस करनी है आपको उस टाइम पे। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में इसका आंसर आएगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि consider the following statements, giving equal weightage to horizontal and vertical creeps for design of weir foundations is one of the drawbacks of Kennedy theory। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो किसका ड्रॉबैक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, वो लेसी का है, लेसी का ड्रॉबैक था जिसने इक्वल वेटेज दोनों को दिया था। फिर क्रीप्स वेट थ्योरी आई थी, उसके बाद कैनेडी थ्योरी आई थी जो कि डिजाइन थ्योरी थी किसके, आपको बराज यहाँ वियर्स को डिजाइन करने के लिए। खोसला थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर, ये पोटेंशियल थ्योरी है, बिल्कुल इसको पोटेंशियल थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आउटर साइड पे इनर साइड पे पोटेंशियल यहाँ पे निकाल देते हैं। पाइपिंग प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ फ्लोर, एग्जैक्टली अगर जितना भी आप डैम के नीचे से या किसी भी जगह आप जितना भी उसको लेंथ को इंक्रीज करोगे उतना आपको हेड इंक्रीज होगा और आपका एग्जिट ग्रेडेड ज्यादा मिलेगा, और उतना आपका क्या होगा कि उतना आपको बेहतरी रहेगा। इन लेटेस्ट वेट क्रीप थ्योरी द हॉरिजॉन्टल क्रीप इज गिवन लेस वेटेज कंपेयर टू दैट ऑफ वर्टिकल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्रीप को कम वेटेज देते हैं, एग्जैक्टली 1/3 ऑफ दैट ऑफ वर्टिकल क्रीप। तो पहला ही स्टेटमेंट्स में रॉन्ग है, पहला ही स्टेटमेंट्स में रॉन्ग है। उसके बाद पूछा क्या गया है, उसके बाद पूछा गया है कि sample of groundwater at pH of 7 contains 120 milligram of bicarbonate. What is the alkalinity of this water in terms of calcium carbonate? तो यहाँ पे exactly इसने बोला है कि pH 7 पे है, यानी कि H positive हाइड्रोक्सिल आयन्स के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू इसकी जो कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁷ होगी, दोनों के बराबर है, यानी कि जितना H पॉजिटिव है वो OH पॉजिटिव के बराबर होगा, यानी कि इनकी वजह से कोई ये आप एक दूसरे को नेग्लेक्ट करके इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज। फिर क्या रचता है हमारे पास, खाली बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट कितना दिया है, 122 मिलीग्राम पर लीटर दिया है। हमें पता है कि बाइकार्बोनेट का जो वेट होता है HCO3, इसका 1 + 12 + 3 × 16 दैट इज इक्वल टू 61। तो ये 2 मिली इक्विवेलेंट होगी, 2 मिली इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। 2 मिली इक्विवेलेंट इसको आप जब कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीक्यूलेट से अब उसको मल्टीपल करोगे आप तो ये आएगा 100, दैट इज 100 मिलीग्राम पर लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर दैट इज अल्कलिनिटी ऑफ दिस वाटर विल बी 100 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ 110 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आपको कैल्शियम क्लोराइड करना है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है कि अगर इसका हम करेंगे, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1 + 12 + 3 × 16 दैट इज 40 40 + 2 टाइम्स यहाँ पे होता है इसका क्लोराइड का 77 35 पॉइंट समथिंग होता है, 35 पॉइंट समथिंग, इसको आप कैलकुलेट करेगा। उसके बाद जब आपको मिलेगा इसका वेट, फिर इसको डिवाइड करना है कितना, फिर इसको डिवाइड करना है, अब 110 को डिवाइड करना है, 110 को डिवाइड करना है उसके साथ जितना भी आएगा वो, फिर वहां उतना आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेगी। ये नियरली आता है, यहाँ पे भी ये नियरली आता है, 2 ही आता है नियरली यहाँ पे भी। उसको आप जब मल्टीपल करोगे, यहाँ पे 2 मिली इक्विवेलेंट आता था, यहाँ पे कितना आएगा इसकी 1 1 2, हाँ 2, यहाँ भी 2 मिली इक्विवेलेंट आएगा, सही, यहाँ भी 2 मिली इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ भी कितना दिखेगा, इसको मिली इक्विवेलेंट निकाल के बिल्कुल सेम एज इट इज करना है जैसे आपने ऊपर किया। उसके बाद उसको देखना है कि इसको इंटू 50 से मल्टीपल करके आपको शायद 100 मिलीग्राम पर लीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद if the methyl orange alkalinity of water equals or exceeds total hardness, यानी कि all of the hardness is, हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, कार्बोनेट हार्डनेस इज द मिनिमम ऑफ alkalinity and total hardness,
इसने क्या बोला है कि इसने बोला कि मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड्स टोटल हार्डनेस, या तो ये बराबर है या ज्यादा है टोटल हार्डनेस के। तो मतलब क्या है टोटल हार्डनेस इज अ मिनिमम, टोटल हार्डनेस मिनिमम, इन दोनों में क्या आएगा मिनिमम, दैट इज टोटल हार्डनेस, यानी कि कार्बोनेट हार्डनेस ही क्या होती है टोटल हार्डनेस उस टाइम पे, कार्बोनेट हार्डनेस विल बी द टोटल हार्डनेस, ऑल ऑफ द हार्डनेस विल बी कार्बोनेट हार्डनेस। होप यू हैव अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन। उसके बाद है कि वाटर विद हैवी अलगल ग्रोथ ऑफन हैज ए पीएच वैल्यू एज हाई एज 9 10, बिल्कुल जिसका अलगल ग्रोथ होता है उस पे ज्यादा बेसिक होता है। नॉन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन एज अ कार्बन सोर्स वैल्यू कैन रिजल्ट इन द सब्सटेंशियल अकोमोडेशन ऑफ OH। जब OH ज्यादा होगा तभी तो क्या होगा, जब OH ज्यादा होगा तभी बेसिक ज्यादा होगा, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसने बोला है कि नॉन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे है यूटिलाइजेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। जब बाइकार्बोनेट आयन की क्या होती है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है, तब जाके यहाँ पर जब इसकी यूटिलाइजेशन होती है तब जाके यहाँ पे OH होता है और कार्बोनेट होती है। जहां भी जब इसकी यूटिलाइजेशन होगी, यानी अल्कल इसका आप समझ सकते हो इस बात से कि समझो इस बात से कि उसने इसको एज ए फूड इस्तेमाल किया, तब जाके ये राइट साइड में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा कि तब यहाँ पे OH ज्यादा अकोमोडेट होता है और हमारा बेसिक बनता है। तो नॉन यूटिलाइजेशन नहीं, यूटिलाइजेशन दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ये एसेंशियल रीजन क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि EDTA traditional method of hardness determination of water sample using indicator which comes with hardness causing divalent cations and forms a colored complex. The name of the indicator and the color, हमें इंडिकेटर बोलना है एंड कलर ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स का क्या, यानी फ्राइन एंड डार्क ब्लू, फ्राइन एंड वाइन रेड, इकोम ब्लैक टी एंड डार्क ब्लू, इकोम ब्लैक टी एंड वाइन रेड हमें बोलना है। तो जब हम इसमें डालते हैं ना EDT में, यानी इथाइल डायमीन टाटाटिक एसिड टाटा एसिड, जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि इको ब्लैक टी हमारे पास वहाँ पे इंडिकेटर होता है और वाइन रेड वहाँ पे बनता है कॉम्प्लेक्स का रेड। अगर फिर यानी कि हार्डनेस खत्म हो जाएगी फिर वो ब्लू में चेंज होगा। उसके बाद कभी कभार वो भी क्वेश्चन आता है कि आप फाइनली बोलो, फाइनली क्या बनेगा। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला है कलर ऑफ द फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स, अभी ये कॉम्प्लेक्स ही है, अभी अलग नहीं हुआ है, अभी हार्डनेस प्रेजेंट है, तब जाके क्या होगा तो वाइन रेड होगा, वरना इसका आंसर आ जाता सी पार्ट को। ये प्रॉपरली रीड करना है। कभी कभार वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है जिसमें आपका डार्क ब्लू आता है, जो दैट इज द फाइनल कलर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कनेट इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय ट्राइटेटिंग सैंपल विद 0.2 नॉर्मल यूजर। हम इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमें पता ही है कि हम दो चीजें यहाँ पे करते हैं, एक तो फिनोल्फिथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्या करनी होती है अल्कलिनिटी करते हैं। यहाँ से 10.4 से 4.5 की इसमें, उसके बाद यहाँ से यानी 6 पॉइंट समथिंग 4.5 यहाँ पे हम करते हैं दो इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथलीन हम इस्तेमाल करते हैं अल्कलिनिटी को करने के लिए। तो उसका आंसर है फिनोल्फिथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। उसके बाद क्या है कि a rural water supply scheme has a population of this at the rate of 50 liters per capita. For the chlorine dose of 2 ppm, the required amount of bleaching powder with 20% available chlorine. हमें बोलना है कि amount of bleaching powder हमें कितना डालना पड़ेगा ताकि हमें 20% अवेलेबल क्लोरीन मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या किया है कि क्लोरीन डोज कितना है 2 ppm 2 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इसके बाद क्या है, उसके बाद जो कितनी इसको पॉपुलेशन सर्व करनी है और कितना आपका डिस्चार्ज है। तो ये हो गया आपका फॉर द क्लोरीन डोज, कितना पानी में आपने इसको डाला। अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद 20% अवेलेबल, उसमें अवेलेबल क्लोरीन कितना है 20% ही है। आपको कितना करना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद 20% अवेलेबल क्लोरीन। तो उसके बाद जो भी अवेलेबल क्लोरीन होता है उसमें 20% अवेलेबल क्लोरीन है, that is you have to divide this 20% available chlorine to this 0.2, that will give the correct answer, and in this case it will be 5 into 10 to the power to this and this will be 10 per 6, that is 5 kg, 5 kg will be the correct answer। यहाँ को 0.2 क्यों डिवाइड करना है, यहाँ पे 0.2 कभी कभार किसी को बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि 0.2 डिवाइड करना क्यों, डिवाइड करना है 0.2 को मल्टीप्लाई क्यों करना नहीं है। यहाँ पे क्या इसने बोला है कि फॉर द क्लोरीन डोज ऑफ 2 ppm, हमने क्लोरीन डोज कितना दिया है 2 ppm का दिया है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए टोटल में, यानी कि इट इज एक्चुअली 2 ppm
दैट इज हमने कितना दिया, डिवाइड बाई टोटल, 2 डिवाइड बाई टोटल, इसी का तो परसेंटेज, यही तो हमें परसेंटेज देता है, दैट इज 20%। यहाँ पे ऑलरेडी वो 20% है अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। तो अवेलेबल क्लोरीन 20% है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है टोटल ब्लीचिंग पाउडर कितना लगेगी। तो पॉइंट तो नीचे आएगा ही, ये 20% नीचे चला जाएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे करना है। उसके बाद ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में आता है। उसके बाद क्या है कि 2 ऑब्जर्वेशन व्हेल पेनिट्रेटिंग इनटू ए कन्फाइंड aquifer are located 1500 apart in the direction of flow. Heads of 50 these are indicated. If the coefficient of permeability of the aquifer is 30 meter and its porosity is also given. हमें क्या करना है कि टाइम ऑफ ट्रैवल, इसमें सिंपली क्या करना है आपको पता ही है कि आपको पता ही है कि जो हमारे पास जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है वो KIA के बराबर होती है। उसके बाद इसने क्या बोला है, हमें यहाँ से ये डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालनी है। हमने डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाली है तो के कितना दिया, 30 मीटर पर डे। उसके बाद आई दिया है हमारे पास, हेड लॉस कितना है 50/25, दैट इज 25 डिवाइड बाई 1500 इंटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया इसने दिया है, नहीं ये तो डिस्चार्ज की फार्मूला, V इज इक्वल टू KI आएगा, एरिया नहीं आएगा, वो तो डिस्चार्ज में आएगा, सॉरी फॉर दिस। तो हम जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये तो गया यहाँ से 20, ये तो 75/150, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ये आपको क्या मिला, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी। आपको टाइम ऑफ ट्रैवल के लिए एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एक्चुअल वेलोसिटी, V एक्चुअल V डिवाइड बाय N, दैट इज पोरोसिटी। तो यहाँ पे 1/2 है, पोरोसिटी इसने दी गई है, पोरोसिटी इसने दिया है 0.25, क्या दी है 0.25, तो दैट इज 0.25, दैट इज इक्वल टू आपको टाइम ऑफ, ये आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी। जब आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी फिर आपको करना है V एक्चुअल, ये V एक्चुअल जो है होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये टाइम यहाँ से मिलेगा आपको, फिर आराम से टाइम आपको निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेनी है, डिस्टेंस वो दो इक्वेटर के दरमियान कितनी डिस्टेंस थी, यहाँ पे लिखा है कि 1500 मीटर, वो दो एक दूसरे के 1500 मीटर अपार्ट है। 1500 अपॉन जितना भी आपको यहाँ पे मिलेगा, that is approximately equal to 0.5, that is equal to 5 3s are 15, that is which will the answer 750 days, नहीं 3000 days, हाँ 3000 days will be the correct answer। इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा। Soil mass under seepage has a downward flow of water, which of the following systems are correct with regard to stresses at any point। बोल रहा है कि एक सॉइल मास अंडर सीपेज है, इसमें डाउनवर्ड फ्लो होता है, तो सीधी बात क्या है, डाउनवर्ड फ्लो होगा। फिर उसने बोला है कि with regard to the stresses at any point in the soil mass क्या होगा, effective stress is decreased by an amount equal to the seepage force। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि डाउनवर्ड फ्लो में effective stress आपके इंक्रीज होते हैं। effective stress is increased by an amount equal to seepage force, exactly this is a true statement। उसके बाद total stress will change, total stress पे change आएगी, total stress will not be, हाँ total stress पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि total stress क्या होता है कि total stress होता है कि अगर आपका सॉइल मास है, सपोज ये वाटर टेबल है, टोटल स्ट्रेस होता है कि जो भी आपका सॉइल है, सॉइल के ऊपर क्या क्या है, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो उसके ऊपर जो भी है उसका स्ट्रेस, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डेफिनेशन ही होता है। जिसके ऊपर जो भी है उसका क्या करना है, उसका हमें लेना होता है गामा, जिस कंडीशन में भी हो, सैचुरेटेड कंडीशन में हो। अगर वो यहाँ पे वाटर टेबल, अगर इस यहाँ पे ना वाटर टेबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको सबमर्ज्ड आप टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो ना, उस टाइम पे सबमर्ज्ड नहीं लेना है, वो गलत बात होगी। यहाँ पे सैचुरेटेड वेट लेना है उस टाइम पे, ना कि दिस, आपको अपथ्रस्ट को लेना नहीं है जब आप टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि टोटल स्ट्रेस होता है कि आपके ऊपर पानी का स्ट्रेस है, सॉइल का स्ट्रेस है, जो भी उसके ऊपर है, वेट है, कोई एक्स्ट्रा लोड है, कोई एक्सटर्नल लोड है, उसका सबका स्ट्रेस। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड बट द इफेक्टिव स्ट्रेस विल गोइंग टू बी इंक्रीज। द 2 and 4 will be the connect, that is 2 and 4 will be the correct statement, correct answer for this question, that is 2 and 4। उसके बाद क्या है कि उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा है कि क्ले है सॉइल स्पेसिमेन विद 10, इसको हम अनकन्फाइंड कंडीशन में हम इसको कर दे तो हमें मिलती है अनकन्फाइंड कंडीशन 100। उसके बाद अगर इसी क्ले को हम इनिशियल कंडीशन सब्जेक्ट टू यूयू टेस्ट अंडर सेल प्रेशर ऑफ 100, अब एक्चुअल स्ट्रेस बोले, एक्चुअल स्ट्रेस एट फेलियर। देखो यूयू टेस्ट में क्या होता है कि एक्चुअल स्ट्रेस जो फेलियर पे होता है वो सिग्मा डी होता है, सिग्मा डी होता है, वही होता है, नहीं वो हमारे पास क्यू ई होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3।
इन केस ऑफ यू ये हमारे पास होता है कि क्यू होता है बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। एक्चुअल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 1। वो क्यू यू हमारे पास क्या है, ऊपर में दिया है 100, यहाँ पे 100 दिया है, ये इसने 100 दिया है यहाँ पे, और ये भी दिया है सेल प्रेशर इसमें 100। तो यहाँ पे आएगा कि 100 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 100, दैट इज सिग्मा 1 विल बी 200। तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस आएगा उस टाइम पे, ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि यू में टेस्ट में होता है कि जो आपकी क्यू यू अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। वो इन दो स्ट्रेस की इन दो स्ट्रेस की क्या होती है, अगर लोड हमें दिया है वो लोड अपन एरिया आएगा, उस टाइम पे लोड अपन एरिया वो भी स्ट्रेस के बराबर होएगा, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द two stresses, that is actually the deviator stress, q is equal to deviator stress, 200 will be the actual stress at that time। उसके बाद क्या है कि when vertical phase excavation is made in the clay silt having density of this and it fail at depth of excavation, वो किस डेप्थ पे फेल होती है, वो इस डेप्थ पे यानी कि 4 मीटर डेप्थ पे वो फेल हो जाती है। उसके बाद क्या करना है आपको, कोहेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। कोहेसिव स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल हाइट की डेप्थ होती है 4c के रूट ऑफ के इंटू गामा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको 4 मीटर दिया गया है कि इस साइड पे ये फेल कर जाती है, इज इक्वल टू 4, दैट इज सी आपको निकालना है। आपको गामा कितना दिया है, गामा आपका दिया है 20 के फॉर एंगल ऑफ 30 डिग्री, फॉर एंगल ऑफ 30 वी नो दैट के इज इक्वल टू 1/3। तो रूट ऑफ 1/3 यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे आराम से आपको c निकलेगा, तो दैट इज इक्वल टू c विल बी इक्वल टू 20 रूट ऑफ 0.333। वो कितना आएगा आप कैलकुलेट करिएगा, कितना आता है वो शायद इसका जो आंसर आएगा वो 10.2 आएगा, उसके हिसाब से यहाँ 11.6 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन बिलो करेक्टली रिलेट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेस k एंड मास m मशीन फाउंडेशन वाइब्रेटिंग। आपको सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वेशन बोलनी है। ये क्वेश्चन भी 2 4 5 बार ये रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड का अपोजिट 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m। आपका टाइम पीरियड क्या होता है कि 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, यहाँ पे उसका अपोजिट है 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई cu बाई m, क्योंकि k हमारा होता है COA, ऑप्शन ऑफ यूनिट कंप्रेशन इनटू एरिया, k is stiffness। तो D is the correct option for this question। उसके बाद consider the following statements regarding the negative skin friction in piles। It is developed when the pile is driven through a recently deposited clay layer। बिल्कुल, अगर recently driven आपने बहुत ही ऐसी कुछ रखा है clay layer, उस पे वो जो होता है कि वो क्या करता है, वो उस पाइल को नीचे धकेल जाता है कि रिसेंटली फिल्ड, इसमें वो एग्जर्ट करता है नेगेटिव फ्रिक्शन। अभी आपको फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा था पहले, जो इसको घिसने से, जो उसको नीचे जाने से रोक रहा था, लेकिन अब क्या होता है कि वो उसको उसी डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगता है। इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सैंड। नो, डेंस सैंड नहीं, क्ले तो आया पहला, क्ले लेयर डिपॉजिट, रिसेंटली क्ले डिपॉजिट लेयर। इट इज करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद क्या, इट इज अलाउड टू सडन ड्रा डाउन ऑफ द वाटर टेबल। बिल्कुल सडन ड्रा डाउन ऑफ वाटर टेबल क्यों होगा कि अगर जब सडन हम वाटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर टेबल यहाँ पे था, हमने इसका ड्रा डाउन क्या किया, सडन ड्रा डाउन होगा, अचानक से ड्रा डाउन होगा, यानी कि हमने पंपिंग किया या कुछ भी हुआ, उसकी वजह से ये बहुत नीचे आएगा वाटर टेबल। उसकी वजह से क्या होगा, जब नीचे वाटर टेबल आ जाएगा, सिग्मा इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस विल गोइंग टू इंक्रीज। इफेक्टिव स्ट्रेस जब इंक्रीज हो गए तो आपकी जो क्या है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट है, आपकी जो सेटलमेंट है दैट इज एच डेल्टा एच बाय एच, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ दैट इफेक्टिव स्ट्रेस। या डेल्टा एच एक फार्मूला के हिसाब से चेंज इन सिग्मा स्ट्रेसेस। तो जब वो स्ट्रेसेस ज्यादा होगी तो आपके क्या होगा कि आपका सेटलमेंट ज्यादा होगा। तो इट इज ड्यू टू सडन ड्रा डाउन इन वाटर टेबल, दैट इज 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद क्या है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टैटिक फार्मूला, डायनेमिक फार्मूला। देखो यहाँ पे आपको पता ही कि डायनेमिक फार्मूला आपको पहले कोहेजनलेस सॉइल्स में लगते हैं, आपको पता ही है। स्टैटिक पाइलोट, साइक्लिक पोलर स्ट्रेस आपको दोनों, यानी कि सेपरेट पॉइंट बेरिंग एंड फ्रिक्शनल, यानी कि डी का है, डी का 2 किसमें है, देखो डी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या है, ए का 1 और ए का 4, ए का 1 और ए का 4, ए का है, ए क्या है स्टैटिक फार्मूला, ए का 1 टू एस्टिमेट अलाउबल लोड फॉर परमिसिबल सेटलमेंट फॉर अ पाइल, एक 1 और है ए का 4, दैट इज टू एस्टिमेट अलाउबल लोड फॉर बोथ पाइल्स एंड क्लेज। हाँ, थोड़ा
कंफ्यूजिंग ये वाला हो सकता है। टू एस्टिमेट अलाउबल लोड फॉर परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फॉर अ पाइल एंड टू एस्टिमेट अलाउबल लोड फॉर बोर पाइल। उसके बाद क्या है तीसरा देखते हैं। तीसरा है स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट। स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट, स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट इसका तो पता ही है आपको। स्टैटिक पाइल लोड टू एस्टिमेट अलाउबल लोड फॉर परमिसिबल, हाँ, टू एस्टिमेट द अलाउबल लोड फॉर परमिसिबल सेटलमेंट फॉर अ पाइल, उसके लिए स्टैटिक पाइल लोड हम 2 टेस्ट होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट। उसके में वर्किंग लोड होती है और रूटीन टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं उसमें। तो दैट मीन्स सी का 1 आएगा, दैट इज सी का 1 आएगा। तो सी का 1 ये है, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक क्लोज ट्रैवर्स सर्वे क्वेश्चन, सर्वे का क्वेश्चन है द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स, साउथ ऑफ दिया है हमारे पास है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोला गया है कि सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स ये ज्यादा है, उसके बाद एंड सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर्स एक्सीड्स सम ऑफ दैट ये ज्यादा है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी, साउथ ईस्ट में। क्लोजिंग लाइन विल बी इन द साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसका साउथ ईस्ट नहीं आएगा, वो अपोजिट आएगा, दैट इज क्लोजिंग लाइन विल बी इन द, वो बोलेंगे कि सर वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, यानी फर्स्ट विल बी द करेक्ट, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। बिकॉज अगर आपको पूछा जाएगा ना, ये होता है क्लोजिंग एरर, ये क्लोजिंग एरर होता है, क्लोजिंग लाइन कहाँ पे आपको लाई करेगी। अगर आपको पूछा गया, अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा आपका करेक्शन, करेक्शन किस में आएगा, करेक्शन की लाइन किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगी, तब जाके उसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन क्लोजिंग लाइन यहाँ पे किस में होगी, साउथ ईस्ट में होगी, आपको समझना चाहिए। उसके बाद कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आसान है। And setting up the plane table at station P, the corresponding point on the plan was not accurately centered above P. If the displacement of P was 50 cm direction perpendicular to the ray, how much on the plan would be the consecutive displacement of a point from this to? हमको प्लान में बोलना है, प्लान में वो कितना जाएगा दूर। अगर हमारे ग्राउंड में 50 सेंटीमीटर दूर होता है, हमारे पास हमें पता ही है स्केल होता है, स्केल जो इसने दी है 1/10 मीटर, सेंटीमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी दिस। स्केल होता है बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इसने हमें बोला है कि ग्राउंड पे वो कितना है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, पॉइंट में जो 50 सेंटीमीटर in डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रही। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन टेबल था, इस पे यहाँ पर ये हमारे पास ग्राउंड में पॉइंट था, ग्राउंड में वो कितना दूर था, ग्राउंड में वो 50 सेंटीमीटर दूर था, 50 सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट यहाँ पे था, एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन हमने इसको कहाँ डिनोट किया, यहाँ पे प्लेन टेबल में हमने इसको यहाँ पे डिनोट किया। तो कितना इसमें परमिसिबल एरर आएगा, हाउ मच ऑफ द प्लान वुड बी द कंसेक्यूटिव, आपने प्लान में कितना आएगा, मैप में कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अपॉन दिस 1000, दैट इज दिस विल गोस, दैट इज इक्वल टू, हम इसको कैसे करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 2 10 5 0 0, दैट इज इक्वल टू 1/20, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, 25,000, दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। फिर आपको देखना है आपको किस में दिया है, किस सेंटीमीटर में देखना है, मिलीमीटर में देखना है, जो भी होगा तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली उसका देखिएगा। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी, यूजिंग ए लिक्विड ऑफ ग्रेटर सरफेस टेंशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आप सरफेस टेंशन को ज्यादा कर रहे हो आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। Increasing the dia, बिल्कुल increasing dia or radius or length of the tube, increasing the length actually 2 3 is the correct and the decreasing the dia, नहीं बिल्कुल ये बात गलत है क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों एक ऑप्शन में ये दोनों ला ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो वो नहीं होगा। कोई बच्चे ऐसे भी कल खराब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डाल देते हैं वो भी 2 भी 4 भी। तो उसका प्रॉपर्ली आपको देखना है कि टेम्परेचर कैसे बोल रहा है, बल्कि टेम्परेचर करने से क्या होगा, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर करने की वजह से आप बोल सकते हैं विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, लेकिन विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से विस्कोसिटी तो डिक्रीज होगी, लेकिन हमारी जो लेंथ ऑफ बबल होता है वो कंट्रैक्ट होता है, वो कंट्रैक्ट होती है, वो बबल जो क्या होता है कि वो एक्सपैंड होके हमारी जो ये होती है लेंथ वो कम हो जाती है उसकी, वो कंट्रैक्ट होता है उसकी लेंथ, उसकी वजह से लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बबल क्या होता है कि एक्सपैंड होता है, उसकी वजह से करस्पॉन्डिंग लेंथ डिक्रीज होती है, एक्सपैंड की वजह से डिक्रीज, सॉरी मैंने पहले गलत बोला था। तो जब वो एक्सपैंड होगा तो आपकी जो कंसेक्यूटिव लेंथ, सपोज आपकी लेंथ ये थी, अब वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद आपकी लेंथ डिक्रीज हुई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज 2 3, इंक्रीजिंग द डाया एंड इंक्रीजिंग द लेंथ 2 3, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है कि
एक पर्टिकुलर रनवे इमेज जिसके समान वर्टिकल फोटोग्राफ whereas the same runway measures 4 cm on map plot and scale of 124. The scale of the photograph at a runway elevation. हमें बोलना है scale of the photograph, scale of photograph, scale of the photograph, scale of the photograph divided by the scale of photograph, 6 cm vertical photograph whereas the same runway measures 4 cm on a map on a scale of this, the scale of photograph. हमें बोलनी है किसकी scale, scale of photograph. तो that is equal to scale of photograph. हमें scale of photograph बतानी है. Scale of the photograph, the scale of photograph, scale of map, it will be the, आपने कितना किया इसको फोटोग्राफ पे, मेजर 6 cm वर्टिकल फोटोग्राफ, that is 6 divided by 4 cm on map, that will be equal to 1/24000. That will be equal to 6 4s are, that is 4 4s are 16. That is D is the correct option for this question. करस्पॉन्डिंगली लिखना, स्केल की डेफिनेशन से आपको करना है. स्केल किसको कहते हैं, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट अगर कर लिया जाए आपका तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई ज्यादा नहीं है. और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता ही है, और ये क्वेश्चन तो होता है, ये तो गेट में फेवरेट ही है, ये हर बार गेट में पूछा लग जाता है लगभग. तो यहाँ पे भी बहुत टाइम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. एन ओवरलैपिंग पेयर ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ्स 115 focal length camera has an airbase of 200 million and the elevation of the control is 900 above MSL and the compellers and within the flying height. हमने लिया है पूरा इसको कि नहीं लिया है, हमें फ्लाइंग हाइट करनी है. यहाँ पे फ्लाइंग हाइट करनी है आपकी. फ्लाइंग हाइट किसके बराबर होती है, हमारे पास जो स्केल होती है वो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होती है, m by d, दैट इज इक्वल टू f डिवाइड बाय h माइनस h एवरेज. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फ्लाइंग हाइट सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको h दैट इज द फ्लाइंग हाइट आपको निकालनी होती है. ये सिंपली होता है कि अगर आपका जो प्लेन है वो ऊपर कहीं पे है और मीन से लेवल के ऊपर कोई आपको h1 h2 निकालना पड़ता है, वहां से आपकी h एवरेज निकल जाती है. कभी कभार आपको h एवरेज देता है, कभी आपको दोनों चीजें निकले उनको आप h एवरेज करके h1 प्लस h2 आप 2 करके h एवरेज निकालते हो. फोकल लेंथ होती है उसकी कैमरा की, तो आप आराम से इसको कर सकते हो. उसके बाद बोला गया है कि electric locomotive running at 60 km/h in a curved track of 116 gauge laid at 800 radius should be provided with super elevation of the rail. यानी कि ये रेल का क्वेश्चन है, हमें सुपर एलिवेशन निकालनी है. लेकिन देखो आप सबसे पहले क्या गलती हो सकती है, आप सिंपली सुपर एलिवेशन हम कर सकते हैं E is equal to 0.75 v square upon 127 upon r, ऐसा लिखिए सभी, यहाँ 225 by r. जब हम इसको ऐसे करेंगे कलर हम लिखेंगे क्या, डिजाइन पर. लेकिन सुपर एलिवेशन, उस सुपर एलिवेशन की कोई यूनिट नहीं होती, वो थीटा होता है, वो तो डिग्री के टर्म्स में होता है. सुपर एलिवेशन की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि यहाँ पे इसने mm में दिया है, तो मतलब कुछ हमें अलग चीज ढूंढनी है, क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करना है. और यहाँ पे आपको 75 डिजाइन स्पीड पे ले 75% डिजाइन स्पीड पे ले नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन नहीं है, आपका किसका क्वेश्चन है, ये रेलवे का क्वेश्चन है. क्योंकि कैसे समझ में आया, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है पहले, रनिंग एट दिस कर्व ट्रैक है जिसका गाज दिया गया है, तो सारी चीजें दी है, रेल दिया गया है. तो जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिलीट करके सोल्यूशन देना है. तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ई करेंगे कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू 1 v स्क्वायर अपॉन 127 r. सारी चीजें दी गई है, आपको ई मिलेगा. देन ई tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा नियरली दैट इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर इस पर यही सुपरइल्यूशन आपको निकालना है. ये सुपरइल्यूशन आपको 168 मीटर गाज दिया है, यानी कि 1.68 ये गाज दिया गया है. इसको आपको कितना एलिवेट करना है, दैट इज दिस एलिवेशन, ये आपको निकालनी है. और ये आपको बेस दिया है 1.68 मीटर गाज. तो यहाँ पे आपको आराम से निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, उसको यहाँ से बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1680 mm. दैट विल गिव अस द आंसर इन mm. तो शायद इसका आंसर 55.5 m शायद इसका आप चेक कीजिएगा. दूसरे आपको एक प्रोसीजर बनाना है, एक सेटअप देना है. लास्ट टाइम में आप कैसे सेटअप, आपको कैसे चीजें फिर से याद आ जाएगी. Which of the following factors are used for calculating the temperature at a critical edge region in rigid pavement design? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इस्तेमाल होते हैं कैलकुलेटिंग टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर स्टेटस को कैलकुलेट करता हूँ एट क्रिटिकल एज रीजन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन पे, किसकी चीजों का ध्यान रखा जाता है उस टाइम पे. क्या मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस पे का
हाँ बिल्कुल। तो जल्दी में एग्जाम में मैक्सिमम परसेंट ऑफ चांसेस ये है कि ये क्वेश्चन गलत हो। हम बोलते हमको पता ही है कि डेल्टा टी तो हमें आता ही है हमेशा, तो लेकिन यहाँ पे क्या रह दिया है, इसने बोला है बिटवीन समर एंड विंटर। बिटवीन समर एंड विंटर में बिल्कुल भी नहीं। हम स्लैब के ऊपर वाले हिस्से टॉप एंड बॉटम पे देखते हैं कितनी टेम्परेचर डिफरेंस है, वो हम लेते हैं इस क्वेश्चन में, वो हम एनालिसिस में लेते हैं, ना कि ये कि हम तो समर की बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सीजन की बात कर रहे हैं। ये बोलता है समर एंड विंटर में देखो। हाँ हाँ बढ़िया है। तो बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी जो सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्लैब लेंथ, स्लैब विड्थ, ये सारी चीजें हम उसमें ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है Marshall test, being a confined and compression test, has a correlation with deformation as it occurs on the road. Marshall test, being a confined and compression test, has a correlation with deformation as it occurs on the road. In a road, loaded area is confined by the tire. In road, loaded area is confined by the tire, the surrounding surfacing and the road base. Road में loaded area is confined by tire, actually surrounding surfacing and the road base. Exactly, this is true. This is seems to be true, but actually it's not true. Why? Say why? Why it's not true? The Marshall test, जब Marshall test में जब properly हम डिजाइन करते हैं, particular weight लेते हैं, उसके बाद उसको बार बार कर देते हैं, उसको फिर कंपैक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं होती है। वो मार्शल टेस्ट जिसमें भी होता है सिलेंड्रिकल वो डालते हैं उसमें, इसमें कोई हमारे पास कन्फाइनमेंट नहीं होती है। ये एक अनकन्फाइनेड कंप्रेशन टेस्ट है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये कन्फाइनेड कंप्रेशन टेस्ट है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके हिसाब से डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज शुड बी रिमेंबर्ड। अगर आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे आपको आराम से पता लिखा होता है कि ये क्या है, या आपको सीधे वहां पे दिखेगा कि वहां कोई कन्फाइनमेंट नहीं थी। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, पहली बार देखेगा एग्जाम में, तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम परसेंटेज है कि वो उसको गलत करेगा। तो इसलिए जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ 2 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गज? ब्रॉड गज के लिए हमारे पास हम 0.04% के हिसाब से देते हैं, 0.04% के हिसाब से। उसको जब 2 करेगी तो ये आएगा 0.08%। 0.08%। हमारे पास 1/200 दिया गया है गिवन। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके कितना परसेंट आएगा, ये 1/2 दैट इज 0.5%। तो 0.5% को माइनस करेंगे हम 0.08%, दैट इज 10 - 2 दैट इज 4.42। 0.42%। अब उसको देखना है 0.42% कैसे आएगा। 0.542 कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.42%, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको हम करेंगे आएगा 42 डिवाइड बाई 1000। अब इसको देखना है कि क्या हम मल्टीप्लाई करें इसको ताकि हमें यहाँ पे वैल्यू आएगी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक तो क्या है कि ये जो 2% था पहले 0.08% यहाँ पे आया आपको। इस 0.08 को ही आप क्या करो, इस 0.08 को ही 1/समथिंग में कन्वर्ट कर दो पहले से ही, उसके बाद उसको वहां से मैं तो जो मैंने ये दिखाया पहले ये ज्यादा आसान पड़ता है। अब डिपेंड करता है, कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शंस में होता है कि वहाँ आपको परसेंटेज में दिया होगा, देखिए पॉइंट समथिंग 0.08%, 0.4% ऐसे देगा, तब इसको आसानी के साथ आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला ऐसे भी आसानी होगा सेकंड केस में, यानी कि अगर आप इसको पहले क्या करते हो, आपको दिया गया है कोई भी 2 डिग्री, आपको पता है 0.04, 0.03, 0.02 के हिसाब से हम देते हैं ब्रॉड गॉश, मिड गॉश एंड नैरो गॉश में। उसके हिसाब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इस वाली 1/200, 1/समथिंग जो भी दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उनका माइनस लेके आप आराम से उसको 1/समथिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ज्यादा इजी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू आप उसको पहले से ही 1/समथिंग में कन्वर्ट करके उसका नेग्लेक्ट करके आप फिर उसको माइनस करके वो बहुत लंबा बढ़ जाता है। तो ऐसे आप करें इस क्वेश्चन को। फिर सेम क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे दिया है 4%, दैट इज 0.04 into 4 दैट कम्स अप टू 0.16%, और 1/150 दैट इज इक्वल टू इंटू 100 कर, वो इसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आराम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, यानी कि जो दूसरे मेथड से लगता है उससे इसमें इस वाले तरीके से कम ही टाइम लगता है। उसके बाद है फॉर रनवे एट एलिवेशन ऑफ दिस एंड एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस, द राइज इन टेम्परेचर टू बी टेकन इनटू अकाउंट as per ICAO
हो। हमें पता है कि 15 माइनस जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है वो 15 माइनस 0.0065 इंटू कितनी एलिवेशन है उसके हिसाब से इसमें करेक्शन हो जाती है। यहाँ पे 1000 ही है, 1000 ही है, तो यहाँ पे होगा 15 माइनस 6.5 दैट इज इक्वल टू 7.5, दैट इज 7.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं, करेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। इसमें आपको करोगे, इसमें 15 माइनस वो अब तो रेफरेंस टेम्परेचर में आएगा, वो आपका रेफरेंस टेम्परेचर आएगा। फिर आपको दिया गया है कि उस रेफरेंस टेम्परेचर आपको दिया गया है 16, गिवन टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस आपको माइनस करना है। यहाँ पे आपको कितना मिला, या अगर आप दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 6.5 वो आपको यहाँ पे इसको माइनस करना है, जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या है कि फॉर ए रनवे एट एलिवेशन, इतनी एलिवेशन थी, आपको यही पे देखना है कि 15 आपका है, 15 माइनस 0.0065 के हिसाब से जितना भी आपका एलिवेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या होता है 0.00 हिसाब के 0.0065 हिसाब के उसमें आपको वो टेम्परेचर आएगा। उसके फिर इस टेम्परेचर को वो टेम्परेचर आपको माइनस करनी है, तो एज पर ICO दैट विल बी द टेम्परेचर एट दैट पॉइंट। उसके बाद है द मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम, ये भी बहुत बार पूछा है, गेट में भी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है। हमें बोलना है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हम कैसे करते हैं, एयरपोर्ट की वो रेफरेंस जो टेम्परेचर वो हम कैसे करते हैं, monthly mean of maximum daily temperature and monthly mean of an average daily temperature of the hottest month of the year are 49 and 40 respectively। एयरपोर्ट ये होता है, ये टी एवरेज होता है, फिर टी एवरेज, फिर उसको करना है टी मैक्सिमम माइनस टी एवरेज अपॉन 3, ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर देता है। यहाँ पे वो 40 है, 40 प्लस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 दैट इज 9, 9 by 3 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस दैट इज इक्वल टू 3 are 9 दैट इज इक्वल टू 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो कि आपको जो मैक्सिमम डेली टेम्परेचर है, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर की मोस्ट ऑफ द केसेस तो होता ही है, ये ज्यादा होता है, तो ज्यादा आपको क्या रखना है याद, आपको रखना है याद कम, कम था ये कम, फिर था ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम डिवाइड बाई 3 था ये, वो भी जो भी टेम्परेचर आएगा दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद इन टेंशन टेस्ट ऑन ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन द फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन इज नो ऑन द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन। देखो अब अगर हम टेंशन टेस्ट करेंगे किस पे, कास्ट आयरन की स्पेसिमेन में, यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्सर्ट करेगी, बिल्कुल आपको पास जो ब्रेकेज होगी, जो आपका जो फेलियर सरफेस होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि कास्ट आयरन क्या है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, ये आपके टेंशन में वीक होता है, ये एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि फेलियर, इसने बोला है रीजन because the failure of the specimen is on the plane subject to maximum tensile stress and cast iron is relatively weak in tension, that is the exact reason for this। cast iron एक brittle material है, वो उस वाले फेस पे क्या होगा उस वाले प्लेन पे वो फेल होगा जहाँ पे उसका टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा आएगी, because that is weak in tension। तो A is the correct option for this question, that is A assertion is the correct and reason is also correct and reason is the correct explanation of the assertion। In a tension test, अगर आप टेंशन टेस्ट करोगे माइल्ड स्टील स्पेसमेन, द फेलियर ऑफ द स्पेसमेन इज एट प्लेन ऑफ 45 डिग्री क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल अगर इसके हिसाब से आप क्या लोगे, आप माइल्ड स्टील लोगे, उसके हिसाब से आपका 45 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे कब कौन फेलियर होगा उस टाइम पे, आपका कब कौन फेलियर आपको पता ही होगा, वो 45 डिग्री बनाता है उस टाइम पे, अगर आपका क्या है माइल्ड स्टील है। क्यों, फेलियर ऑफ द स्पेसमैन इज ऑन द प्लेन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और यहाँ पे 45 डिग्री पे ही होता है उस टाइम पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट इज रिलेटिव वीक इन शियर, क्योंकि यहाँ पे अगर वो 45 होगा, मोर सर्किल में वो 90 पे होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम शियर आएगा, तो वो क्या होगा, वो रिलेटिवली वीक इन शियर है, क्योंकि जो भी ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी ब्रिटल नहीं मैलेबल या डक्टाइल मटेरियल होता है, वो होता है वीकेस्ट होता है वो शेयर में, तो शेयर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फेलियर भी उसी के हिसाब से होगा। वो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन करता है। और कभी कभार क्या देता है वो टॉर्जन का दे देगा, टॉर्जन में कंडीशन तो सेम ही है, लेकिन टॉर्जन में क्या मसला होता है कि वो तो डक्टाइल ही होता है, लेकिन टॉर्जन में क्या होता है कि जो शेयर होता है, शेयर इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, शेयर इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो वहाँ जो फेलियर प्लेन होता है वो यहाँ पे 90 बनाता है, वो इसमें क्या बोलते हैं को
ब्रिटल में 45 बनाता है। ब्रिटल में कोलोइडल बनाता है, वो उसमें कॉन्काइडल सरफेस बनता है। और लेकिन क्या होता है कि जहाँ भी आपका माइल्ड स्टील आता है उसमें वो 90 बनाता है। यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे वो अपोजिट कंडीशन होती है, आपका टॉर्जन में अपोजिट कंडीशन जब मिलेगी वो करेक्ट होगा माइल्ड स्टील और ब्रिटल मटेरियल या कास्ट आयरन के केस में। उसके बाद आप ऑलरेडी आपको ये पता ही होगा, उसके बाद बोला है कि बीम है, बीम में सबडी हमें बोलना है करस्पॉन्डिंग लोड डायग्राम क्या हो सकती है। देखो आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम ये है, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बोलना है। यहाँ पे आपको बोलना है करस्पॉन्डिंग लोड डायग्राम। देखो पहली बात तो ये प्योर शेयर की कंडीशन है, प्योर शेयर केस है ये, प्योर शेयर केस है ये। यहाँ पे शेयर फोर्स बिल्कुल जीरो है, तो शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो है? यहाँ पे तो जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि एक ही साइड से आपको मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे कुछ शेयर फोर्स आएगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा कि दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको, यहाँ पे खाली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रही है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रही है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे भी कुछ शेयर फोर्स आएगा, यहाँ पे भी शेयर फोर्स आएगा, यहाँ ये सिमेट्रिकल बीम है, यहाँ पे भी 10 आएगा। नहीं सिमेट्रिकल तो नहीं है, हाँ सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ये नहीं सिमेट्रिकल नहीं है, ये 1 मीटर, ये पूरा 2 मीटर है, ये पूरा 2 मीटर है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ शेयर फोर्स आएगा, यहाँ पे भी कुछ शेयर फोर्स आएगा। इस वाले केस को भी देखो, यहाँ पे भी कुछ शेयर फोर्स आएगा। यानी कि एक ही केस बचता है जिसमें खाली मोमेंट दिया गया है, दैट इज बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए बी सी ऑफ द शोन फिगर, या ये आपको एक बीम दिया गया है, प्रॉपर कैंटिलीवर बीम में, नहीं यहाँ पे हिंज दिया है और बोला गया है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगी। नहीं बेंडिंग मोमेंट एट ए बी सी। देखो अगर आप देखिए इस बीम को, आप देखो सारी जो स्पेसिंग है वो कितनी है? वो 2.5 मीटर है। ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है। यहाँ पे फिर ये सारा है 5 मीटर, ये भी यहाँ पे हिंज दिया गया है। अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा, देखिएगा अगर इस बीम को मैं ब्रेक करता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे हिंज लगा है। इसको मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे कितना लोडिंग है? 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। ये सिमेट्रिकल बीम है, दैट इज 8 किलो न्यूटन इज द टोटल लोड। तो इसके हिसाब से रिएक्शन सिमेट्रिकल बीम है, तो यहाँ पे रिएक्शन 4 आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, तो यहाँ पे रिएक्शन 4 आएगी। यहाँ पे रिएक्शन 4 आएगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन 4 आएगी, 4 किलो न्यूटन ऊपर लोड, तो ये भी 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। तो 4 इंटू 2.5 इज 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 किलो न्यूटन मीटर। आपको पता ही यहाँ पे हॉगिंग लोडिंग हो, जो भी आपकी फिक्स्ड बीम होती है वहाँ पे मोमेंट क्या होता है? हॉगिंग मोमेंट होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दैट इज -10। तो यहाँ पे भी अगर देखिएगा इस पॉइंट पे, ये भी 2.5 है, ये आपकी रिएक्शन 4 है, 4 एंड 2 पॉइंट, दैट विल बी पॉजिटिव 10। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करिएगा इस वाले पॉइंट पे जब आप इस वाले पॉइंट पे करोगे, कैसे करोगे? आप इस वाले पॉइंट को करोगे तो कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे, दैट विल बी एट दैट टाइम दैट विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 5 माइनस आएगा 4.5, नहीं 4.5 नहीं, यहाँ पे कितना था रिएक्शन? 4 इंटू 5, दैट इज द टोटल spacing between the two is 5 meter and 4 into 2.5 that is equal 10 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे सिंपली आपको पता है ये हॉगिंग है तो नेगेटिव आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से बिल्कुल, या यहाँ से भी आप यहाँ से सारी स्पेसिंग लेके यहाँ पे कल आपको उस टाइम पे मिलेगा -10 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज 10 किलो न्यूटन मीटर एंड -10 किलो न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद an element shown in the figure the stresses are given as सिग्मा एक्स भी दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, टाउ एक्स भी दिया है। हमें रेडियस ऑफ मोशन को बोलना है। हमें पता है कि रेडियस ऑफ मोशन किसके बराबर होता है? एज यू ऑलरेडी नो, रेडियस ऑफ मोशन किसके बराबर होता है? रेडियस होता है बराबर, अगर आपका सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दिया गया है उसका होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सिग्मा एक्स भी टेंसाइल है, सिग्मा वाई भी टेंसाइल ही है, हाँ दोनों टेंसाइल है। तो यहाँ पे 113 दैट इज 90, that is 80 by 2 is 40 square plus 30 square, so that is 1600 plus 900 that is equal to 2500। आप आराम से निकाल सकते। इसने नहीं, इसने बहुत कुछ पूछा है हमें, इसने सिग्मा 1 यानी कि इसने हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का भी पहले पूछा है। आसानी कोई बात नहीं, पहले रेडियस को कैलकुलेट करेंगे,
जब रेडियस को कैलकुलेट किया जाएगा 50 का स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर रूट 50 into 5 zeros, दैट इज 50। तो ये हाँ 50। हमें पता है सिग्मा वन होता है किसके बराबर, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, दैट इज द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा वन वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर सिग्मा एवरेज, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर प्लस रेडियस के बराबर होता है। तो सिग्मा एवरेज आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आपको ऑलरेडी पता ही है क्या है कि दोनों चीजों से कर सकते हो। आपको पता ही है कि सिग्मा वन या सिग्मा टू होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू प्लस माइनस यहाँ पे जो आपने निकाला रेडियस, उसका जो आपने निकाला यहाँ पे तो टाउ एक्सप्रेस स्क्वायर, ये सारा रेडियस कहलाता है। दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल, दैट इज सी प्लस माइनस आर। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 110 प्लस वही था ना, हाँ 110 30 दैट इज बाई 2, तो वो आएगा दैट इज 140 अपॉन 2, दैट इज 2 7 आर 14, दैट इज 70 प्लस 50, दैट इज 120, 7 पाँच के 120 एंड 70 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 20। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मोर सर्कल्स से भी कर सकते हो, वो ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। In a plane of stress material, the principal stresses are given as the line of action of it has a stress making angle of 30 to the normal to the plane AB. What is the normal stress? Sigma normal stress हमें दिया है, सिग्मा वन भी दिया है, सिग्मा टू भी दिया है, इस ये पे ही हमें इस डायरेक्शन पे जो 30 डिग्री बनाती हैं, किससे, जो सिग्मा वन बनाता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज एंगल बिटवीन द सिग्मा नॉर्मल एंड सिग्मा वन, यानी कि जिस जहाँ पे आपको फाइंड करना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से ये एंगल है। तो ये आपका एंगल गिवन दिया है, तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, सिग्मा नॉर्मल किसके बराबर होता है, वो होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो आप सिंपली कर सकते हो, कितना है, दैट इज टेंसाइल और बोथ, नहीं टेंसाइल नहीं है, बोथ एक कंप्रेसिव है, दैट इज 3 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा, दैट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, that is equivalent to 3 minus 7, that is equivalent to 4 minus 4 by 2 plus sigma 1 minus sigma 2, that is equivalent to 10 by 2, that is 5 into cos theta is cos of 60, cos of 60 is 1 by 2, that is equivalent to minus 2 plus 2.5, that is equivalent to plus 0.5 किलो न्यूटन। क्या पूछा था आपको, हाँ स्ट्रेस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, that is the correct option for this question। फिर क्या बोला है कि थिन वुडन प्लेट PQRS इज किलो करके हमने ये बनाया है। हमें क्या बोला, मैक्स भी दिया है, इसमें सेम क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस PR। इस PR पे आपको बोलना है कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा। जब यहाँ पे टाउ एक्स वाई 0 है, तो ये आपको टाउ एक्स वाई 0 है, मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल प्लेन्स है, और हमें नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस, वो किस प्लेन पे करना है, ऑन द सरफेस PR पे करना है, ऑन द सरफेस PR, वो ऑन द सरफेस PR। आप उसको कैसे कर सकते हो, बिल्कुल यही वाली फॉर्मूला आपको लगानी है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे वो क्या है 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स इज माइनस 30 प्लस सिग्मा वाई इज 10 एंड दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पीयर। और मर्सिकल से करना चाहोगे, आपको क्या करना है, आपको निकालना था व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस PR। आपका एक स्ट्रेस था, उसके हिसाब से करना चाहोगे आप, सिग्मा वाई था आपका, सिग्मा एक्स था माइनस 30 एम्पीयर, दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिव माइनस 30 एंड सिग्मा वाई आपका था 10 एम्पीयर, दैट इज इक्वल टू, अगर ये माइनस 30 है यहाँ से, ये आपका 10 एम्पीयर, ये आपका 10 एम्पीयर, तो 10 एम्पीयर दैट इज 40, दैट इज 20 विल बी द 20 पे आपका सेंटर होगा मोर सर्कल से, और यहाँ पे आप मोर सर्कल डाल सकते हो। फिर आपको निकालना था व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस PR, जो क्या है वो 45, यहाँ पे वो 45 निकालता है, तो यहाँ पे 10 निकालेगा 45 डिग्री बना था, यहाँ पे वो कितना बनाएगा
वो जो का आपको बनाना था नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस PR, वो कोई सरफेस PR है जो 45 बनाता है, किसके साथ बनाता है वो सिग्मा x के साथ बनाता है, दैट इज इक्वल टू दिस, इसके साथ वो बनाता है 45। उसके हिसाब से आप कर सकते हो, मोर सर्कल से भी आप करना चाहोगे तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, उस टाइम पे भी आपका आंसर -10 ही आएगा। हाँ। उसके बाद पूछा गया है कि पार्ट ऑफ नेट बहुत ही टाइम हुआ अभी, हमें बोला है कि देयर आर टू आउटगोइंग एक्टिविटीज एट ए नोड एंड अदर आउटगोइंग इन द टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट इन एक्टिविटी 6 7 आर रेस्पेक्टिवली। काफी लंबा हुआ वीडियो ऑलरेडी, आप वेट कीजिएगा अभी, काफी लंबा हुआ इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम। A part of the network is normal culture. There can be other uncommitted at nodes 5, 6, 7, but there are no other uncommitted at node 7. There are two outgoing activities. हमें क्या बोलना है, टोटल प्रोडक्ट एक्टिविटी 6 7, 6 7 को देखिए कहाँ पे है, देखो ये हमारी 6 7 एक्टिविटी है, यहाँ पे है 20 20 प्लस 12, अगर ये 20 प्लस 12 तो कितना आएगा, 20 प्लस 12 इज 32, दैट इज इक्वल टू 32। अगर यहाँ से आएगा, इसने बोला है कि यहाँ से आके हमें मिलता है 34, इसने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ से आने में हमें मिलता है 44, 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 22, तो 22 यहाँ पे आएगा, 22 प्लस 7 आएगा, 22 प्लस 7 करेगा तो क्या आएगा, 22 प्लस 7 आएगा 29, दैट इज 29 आएगा। अगर हम यहाँ से आएंगे, अगर हम इस पाथ से आएंगे क्या आएगा, अगर हम इस पाथ से आएंगे यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो यहाँ से आओगे तो 9 12, 12 प्लस 9 इज how much is 12 plus 9, 9 plus 12 is, now बात गई 2 21, यहाँ पे 22, तो जहाँ पे मैक्सिमम आएगा वही आपको लेना है, वही आपका क्रिटिकल होगा, जहाँ से मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस 12 इज 32, यहाँ पे 34 है, तो 32 यहाँ से मैक्सिमम आता है। फिर आपको बोलना है टोटल फ्लोट, देखो 6 7 कोई भी होगा, कोई भी, मैं आपको जल्दी से बोल देता हूँ, कोई भी होगा। यहाँ से बोला है 6 7 टोटल फ्लोट करना है हमें 6 7, जो टोटल फ्लोट करना है। देखो ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, ये लेट स्टार्ट टाइम होता है हमारे पास, शॉर्टकट बता दे दो आपको, टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है, EST LST अर्ली फिनिश टाइम एंड लेट फिनिश टाइम। देखो अगर आपको करना है टोटल फ्लोट इज द डिफरेंस ऑफ LFT माइनस EST सारा, क्योंकि ना तो आपको ये वाली जो इसके आगे एक्टिविटी ना तो वो आपकी डिले हो सकती है, ना तो ये डिले हो सकती है, यानी कि ये इसको भी इम्पैक्ट करता है, इसको भी इम्पैक्ट करता है, डिले वो भी होगी, ये भी होगी, दोनों डिले होगी, और वो खुद की एक्टिविटी भी डिले होगी, सब कुछ डिले होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी एक्टिविटी है इसमें आपको देखना है कि कहाँ आपका लेट फिनिश टाइम क्या था, इसका लेट फिनिश टाइम क्या है। तो लेट फिनिश टाइम सपोज यहाँ पे मैक्सिमम आता था 22 माइनस क्या करना है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एज अर्ली ये कितना स्टार्ट कर सकती है, एज अर्ली ये कितना स्टार्ट कर सकती है, दैट इज 9, तो और करना है ड्यूरेशन, तो वो आपका आंसर दे देगा। इसके हिसाब से भी कोई भी फ्लोट कर सकते हो, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, आपको फ्री फ्लोट भी पता ही है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइम्स माइनस ड्यूरेशन dij, in the same way we have free float is the difference of these। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या पूछा गया है कि जल्दी से करिएगा आप, नेग्लेक्टिंग एक्शनल डिफॉर्मेशन काइनेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी आपको पता है 3j माइनस r होता है, हर किसी जॉइंट पे आपकी 3 ये होता है, और माइनस r होता है, और माइनस मेंबर्स। यहाँ पे किसने बोला है कि नेग्लेक्ट करना है एक्शनल डिफॉर्मेशन को, माइनस मेंबर, यहाँ पे माइनस मेंबर्स भी करने हैं। तो जो भी जितने भी आपकी जॉइंट होगी, जहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 3 11 सर 33 माइनस r, कितनी रिएक्शन आएगी यहाँ पे, 3 3 2 7 7 2 9 यहाँ पे कितनी रिएक्शन आएगी, यहाँ पे एक ही आएगी 8, यहाँ पे 2, तो दिट इज 3
5 तक 6 तक 7 8 दैट इज 8 माइनस मेंबर्स जितने भी होंगे ये आपको ऑलरेडी आता होगा। तो यहाँ पे आपको बोलना है स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी। प्लेन फ्रेम की क्या होती है? प्लेन फ्रेम है हमारे पास, प्लेन फ्रेम की होगी प्लेन फ्रेम की होगी ये हर किसी मेंबर पे 3 अननोन होगी, एक एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और हमारे पास क्या होगा बेंडिंग मोमेंट। और हर किसी 3 पे यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स हर किसी मेंबर पे 3 अननोन फोर्सेस प्लस नंबर ऑफ रिएक्शन अननोन और नंबर ऑफ नोन्स हो गए 3n। तो दैट इज दिस स्पेस ट्रस्ट में बोला है। और स्पेस ट्रस्ट में बोला है, स्पेस ट्रस्ट में हर किसी मेंबर पे एक ही एक्सियल फोर्स आएगा और m प्लस आर। तो ए का 4 इसमें भी है इसमें भी है। इसके बाद बोला है तो 1 2 स्पेस फ्रेम में आएगा 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके हिसाब से यहाँ पे बोला है इसने टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको नंबर ऑफ कट मेथड से करिएगा इसको। तो 3c माइनस आर होती है नंबर ऑफ रिएक्शन, उसको क्या करने के रिजिड बनाने के लिए। यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक रिएक्शन चाहे इसको बनाने के लिए, यहाँ पे एक रिएक्शन चाहे इसको पार्टली नहीं फुल्ली इसको रिजिड बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ कट्स कितने दिया हमने 1 2 3 4 5 6 3 6 18 माइनस आर 2 दैट इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। या इसको भी आप जल्दी से करिएगा, इसको भी आपको कट मेथड से करिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ हिंजेस जितने भी हो उससे उनको आप उनको यहाँ पे उनको माइनस करना है 2 टाइम्स m-1 एंड m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स जॉइनड। यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे 3 आएगा 6। यहाँ पे वो 6 भी आपको नेगलेक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर ब्रिज शोन, यहाँ पे भी करना है आपको टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी करना है। देखो यहाँ पे सिंपली आपका क्या है, यहाँ पे अगर ये मेंबर नहीं होता, ये मेंबर एक मेंबर नहीं होता, ये मेंबर नहीं होता, ये मेंबर नहीं होता, ये परफेक्ट ट्रस्ट था इस टाइम पे, ये उसका परफेक्ट ट्रस्ट था उस टाइम पे, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बनता था, ये भी ट्रायंगल बनता था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है। और एक्सटर्नल इसमें 2 रिएक्शन आएगी, इसमें रिएक्शन तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको देख के आप स्ट्रक्चर को देख के इसका आंसर बता सकते हो। और बाकी तो आपको मेथड पता ही है कि फार्मूला क्या होते हैं। अगर ट्रस्ट से मेरे पास क्या फार्मूला होते हैं उस टाइम पे जो मैं करता हूँ उस टाइम पे क्या होता है कि m प्लस आर माइनस 2j जो भी फार्मूला होती है। तो इट इज़ ऑल फॉर दिस टुडे सेशन। थोड़ा सेशन लंबा हुआ लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए for the upcoming ESC exam. Hope you have find this very helpful and it will be